चलिए, सेक्शन 15 में हम लोग थे ना। सेक्शन 15 का सिनॉप्सिस याद हो गया? कौन सा था पहला? क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, भैया ना। किन तरीकों से की जाएगी? कौन कौन से तरीके थे उसमें? कौन कौन से तरीके थे मैंने बताया पढ़ते वक्त? राज्य सरकार एक तो प्रोक्लेमेशन के माध्यम से, यानी उद्घोषणा जिसको बोलते उसके माध्यम से कर सकती है। कहाँ पे करेगी? कितनी संख्या के लिए करेगी? ये सब उस उद्घोषणा में नोटिफाइड होगा है। फिर उसके बाद सब क्लास 2 में राज्य सरकार के मोहम्मद अनुमति असलम यानी भाई, आप प्रीवियस अपना माइक बंद रखिए, वीडियो भी परमिशन बंद से रखिए। ही वो जारी किया जा सकता है कि राज्य सरकार को कितने पुलिस की जरूरत है। यानी कि कहता है गवर्नमेंट में बाय प्रोक्लेमेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ पुलिस फोर्स, कहाँ पे? फॉर द डिस्टर्ब्ड एरिया और डिस्टर्ब्ड और ट्रबल्ड एरियाज, यानी जहां पे विक्षुब्ध है और जहां पे संकटग्रस्त है। दो वर्ड है यहाँ पे, संकटग्रस्त क्षेत्र और ट्रबल्ड एरिया और डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, दो एरिया के लिए है। हाँ, ट्रबल्ड और डेंजरस भी हो जाएगा। Thereafter, the Director General of Police or any authority appointing in that behalf that shall, after taking prior permission from the state government, make arrangement of additional police for the specified। ठीक, अब द पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स इज टू रिस्टोर, क्या करना? इज टू रिस्टोर पीसफुल सिचुएशन। क्या करना? रिस्टोर पीसफुल सिचुएशन, रीस्टोर पीसफुल situation when the officers are of the opinion that strict steps should be taken will be issued in the regard to maintain law and order in a disturbed area, a notification। ठीक है, यानी इतनी चीजें स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है किन क्षेत्रों के लिए? संकटग्रस्त और विक्षुब्ध क्षेत्रों के लिए। संकटग्रस्त और विक्षुब्ध मतलब तो समझ गए ना आप लोगों में से संकटग्रस्त क्षेत्र में कभी कोई रहा है? नहीं रहा है। विक्षुब्ध क्षेत्रों में रहा है कोई? विक्षुब्ध क्षेत्र जहां पे अशांति बनी रहती है, गुस्से में लोग रहते हैं एनी टाइम। तो ये कब होता है? जब कभी नेता की कोई मर्डर हो जाता है, किसी पुलिस लोक सेवक की गलती से कोई बहुत ज्यादा, हाँ, हार्म हो जाता है, तो वहां पे लोग गुस्से में हो जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं ना। फिर वहां पे हमको तुरंत फोर्स बुलानी पड़ती है। तो ये अमूमन होता रहता। अभी गाजीपुर में हुआ था, जैसे बीजेपी नेता को थाने में पीट पीट के मार डाले थे, है ना, पुलिस वाले। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आजू बाजू की फोर्स भी बुला लेने पड़ती है, वो तो तत्काल होता है। लेकिन शांति नहीं हो रहा मामला, तब आप सरकार से रिक्वेस्ट करोगे साहब मामला थम नहीं रहा है, बाहर से फोर्स चाहिए, तब वो फिर आपको गवर्नर के माध्यम से। कॉस्ट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स, इसमें कहता है कि डील विद द एक्सपेंडिचर ऑन द एडिशनल पुलिस फोर्स अकॉर्डिंग टू इट, द एक्सपेंडिचर ऑन सच एडिशनल पुलिस फोर्स shall be borne by the resident of the area
specified in the proclamation in his connection, it is also not worthy that it shall be lawful for the state government to exempt by order any person, any clause or section of resident from the liability to bear and part of such expenditure. ये बात मैंने कल भी बताई थी ना कि अगर सरकार चाहती है, जिस क्षेत्र में हमने अपनी फोर्स को डिप्लॉयड किया है, उस क्षेत्र के लोगों से हमें उसकी पूर्ति करनी है, कंपनसेट कराना है, तो उसमें हम किसी को भी एग्जेम्प्ट रख सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब वो किसी भी पर्सन के बारे में हो सकता, क्लास के बारे में हो सकता, लेकिन किसी भी कास्ट के बारे में, किसी भी रिलीजन के बारे में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। और फिर आर्टिकल 14 का वायलेशन वहां पे भी नहीं होगा जहां पे कि इस क्षेत्र के लोगों से वसूल किया जा रहा है, पड़ोस के क्षेत्रों को छोड़ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नोटिफाइड है कि दिस एरिया इज टोटली डिस्टर्ब। अब आप उस क्षेत्र में नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन किया जा सकता है विद इन एरिया, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ये हो सकता, किस आधार पे हो सकता है? आर्टिकल 15 के आधार पे हो सकता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है, गरीब है नहीं दे सकता है, या एग्जम्प्ट SC ST समुदाय से आता है जिसको छूट दी गई है, उनको नहीं। लेकिन अब आपको नहीं नहीं, ये मियाँ भाई इनको छोड़ दो, ये पंडित जी इनको ले लो, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आजकल हो रहा है तो उस पर नहीं जाना है आपको, ठीक है। आजकल जिससे जा रहा है उससे वसूल ले रहे हैं, किसी कोई इसमें पाबंदी नहीं है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। वो तो पहले ही बता दिया था। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 आज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन एनी वे। धारा 15 किसी भी प्रकार से असंवैधानिक नहीं है। The expenditure incurred on the deployment of additional police force being paid by the residents of this area is not a violation of Article 14 of the Constitution. The method of recovery prescribed by the state government in Section 15 subclass 3 is completely legal. The expenditure incurred the residents of the disturbed area and additional police force is not discriminatory. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां दी गई है ना, वसूली का दायित्व तो किसके ऊपर होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है। और वो जो सर्वे करने के बाद जो पाता है कि यहाँ पे कितना वसूल किया जाना चाहिए, वो उस हिसाब से लीगल वे में, मनमाना नहीं, तरीका जो बताया गया उस तरीके से वो वसूल सकते हैं, ठीक है। फिर पर्पस ऑफ एडिशनल फोर्स होना क्या चाहिए, किस लिए हम लगा रहे हैं? अब ये प्री में सवाल आपका बन सकता है। धारा 15 के अंतर्गत एडिशनल फोर्स का उद्देश्य क्या है? दंगे में गोली मारना, दंगे के दौरान कर्फ्यू लगाना, क्या करना? हाँ, रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन द डिस्टर्ब्ड एरिया पहला पॉइंट है। 4 ऑप्शन लिख लो इसमें। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, हिंदी में लिखना है तो लिख लो उपद्रवित क्षेत्र में शांति का प्रत्यावर्तन करना। दूसरा, कानून एवं व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो गया, रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन द डिस्टर्ब्ड एरिया हो गया। दूसरा,
स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो गया। तीसरा, डीलिंग विद एंड डिटेनिंग मिसक्रिएंट, उपद्रवी से निपटना और उन्हें निरुद्ध करना। डीलिंग विद एंड डिटेनिंग मिसक्रिएंट, हाँ मिसक्रिएंट किसकी, MISCREANTS, मिसक्रिएंट। लास्ट, complete elimination of the crisis situation, संकटमय परिस्थिति का पूर्णतः उन्मूलन। एक एक क्रैपक बनाम स्टेट 1975, क्या इसमें कहा गया था, संकटमय परिस्थितियों का पूर्णतः उन्मूलन, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द, हो गया, क्राइसिस सिचुएशन। एक एक क्रैपक बनाम स्टेट 1975 का केस था। इसमें ये कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कहते नहीं है कि कुछ भी करना पड़े शांति स्थापित होनी चाहिए, तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। तो ये कहता है कि इसके लिए आपको क्यों ना बोल्ड स्टेप उठाना पड़े, आप उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार भी आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जारी करिए आप। तो एक एक क्रैपक में यही था। ये नहीं कि एक बार जारी कर दिया तो हम अब बार बार नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें कहा कि आप जितनी बार आपको जरूरत पड़े आप उतनी बार नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। ये सरकार को कौन रोक सकता है, रोक सकता है कोई? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ कास्ट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट after due inquiry, if the deems is necessary, can divided such expenses among the resident of the disturbed area who are responsible to bear it. In this regard, the magistrate has suffered sufficient discrimination power, discriminationary power। यहाँ पे उसका डिस्क्रेशनरी पावर होता है, किसका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। While dividing such expenses, the magistrate will take sufficient care of the economic condition of the resident of the area। ये जो बताया था ना अभी कि उस क्षेत्र के लोगों की इकोनॉमिक स्थिति भी देखना है, कि पता लगा हमने सब पे लाद तो दिया है लेकिन वो देने के लिए सक्षम नहीं है, तो जो लोग भी वहां से उस खर्च को वहन करने योग्य होंगे उन्हीं से वसूल की। एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट। In this regard, provision has been made in subsection 5 of section 15. According to this, it will be lawful for the state government to do so by order in relations of the expenditure to exempt any person or any law clause, any clause or section of such residence the responsible or bearing any part of such expenditure. If any tax is imposed regarding additional police force on the basis of caste, religion, only them, it will be unconstitutional। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? इट विल बी, जाति धर्म के आधार बल से संबंध में आप कोई कर, जी बताइए। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, देख
नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के दिख रहा है ना, उसी उसी के बगल में आ जाइएगा, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदान। बाहर नहीं है, बस उसी के बगल में ही है, कहीं दूर नहीं जाना आपको। एक पेट्रोल पंप से 100 कदम आगे आएंगी इधर, तो मेन रोड पे शिवराम दास गुलाटी मार्ग है ना, उसी पे। तो 100 कदम आएंगी तो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेन गेट मिलेगा। उस दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। ब, उसी के गेट के जस्ट बगल में आईटीएमएस कॉलेज का बोर्ड लगा है, उसी में छोटा सा गेट, छोटे वाले गेट से ऊपर अंदर आना है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऊपर आना, आईटीएमएस कॉलेज बड़ा से बैनर लगा हुआ ऊपर, ठीक है। उसी गेट के जस्ट बगल में, कहीं इधर उधर मत जाइएगा जल्दी। नहीं, वहीं से आप देखिए, जानते होंगे आजू बाजू कोई मिलेगा नहीं आपको, सन्नाटा होगा। हाँ। हम्म। बस ज्यादा नहीं, 100 कदम बता रहा हूँ, तो 100 कदम आइए आप आगे, इधर उधर मत जाइएगा ज्यादा। आप बड़ी समस्या समझाना। विड्रावल ऑफ प्रोक्लेमेशन कब होगा, इसकी कोई समय सीमा निश्चित है? उद्घोषणा का प्रत्याहरण, सब क्लास 6 में। नहीं, कब किया जाए कब ना किया जाए, कोई ऐसा लिमिट नहीं है, क्योंकि शांति कब बहाल हो जाए कब भंग हो जाए कहा नहीं जा सकता, ठीक है। दिया कोई लिमिट? ठीक, समय समय, टाइम टू टाइम। ये आपका सेक्शन 15 था, सेक्शन 16 में आइए, सॉरी 15A, हाँ। टू अवॉर्ड कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ इनहैबिटेंट आर पर्सन इंटरेस्टेड इन लैंड, निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णीत करना। इफ इन एनी एरिया in respect of which a proclamation notified under the immediately preceding section has been given any death or grievous hurt or loss, हो जाता है ना, और डैमेज टू प्रॉपर्टी हैज अराइजन, इसी का इस्तेमाल योगी जी कर रहे थे, और is caused by the misconduct of the inhabitant of such area or any class or section of them, it shall be lawful or any person resident of such area who claims to have suffered damage by the misconduct to apply within 1 month from the date of the injury, और है दिया ना। हाँ, अभी इसमें 3 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ, तीन तीन जगह इसमें तीन बातें। अब सच शॉर्टर पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये किस संशोधन द्वारा लिया गया था? 1 महीने को 1939, ठीक है, 1 महीने को वहां पे 3 मंथ कर दिया गया, ठीक है। और उसके पहले 4 मंथ था, ठीक। टू द सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विद इन विच सच एरियाज इज सिचुएटेड फॉर कंपनसेशन, so class 2, thereupon it shall be lawful for the magistrate of the district after such inquiry as he considered necessary, and whether or not any additional police force is maintained in such area under the immediately preceding section with the sanction of the state government। यानी कहता है कि यदि ऐसे किसी क्षेत्र में जिसकी बाबत
ठीक पूर्ववर्ती धारा के 15 के अधीन अधिसूचित कोई घोषणा प्रदत्त है यानी लागू है, ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण कोई मृत्यु या घोर उपहत्या या संपत्ति की हानि या नुकसान उद्भूत हो गई है या हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो ये दावा करता है कि उसे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ती है कि तारीख से 3 मास या ऐसी न्यूनतर कालावधि के अंदर जो बताई जाए, उस जिले या जिले के उपखंड के अंदर स्थित क्षेत्र में स्थित मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण है। यानी कि मान लो ये आपका मोहल्ला है, ठीक है, ये आपका मोहल्ला है। अब इसके इस पार्ट में दंगा हो गया, फसाद हो गया, खूब हो गया, मारपीट हो गई, दुकान तोड़ ताड़ दी, जितने भी जला दिए, फूंक दिए, सब कर, है ना। अब मोहल्ले वालों ने किया है या इधर वालों ने किया, मोहल्ले के भी है, इस पार्ट वालों के, इस पार्ट, तो ये आजकल देख ही रहे हो आप लोग। तो अब उसी में आग लगा दिया, कोई मर गया, दिल्ली दंगा आपने देखा ही हो, तमाम तरह की चीजें देखी होंगी आप। तो वहां पे कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो अगर हो गया तो आप तुरंत मजिस्ट्रेट को लिख कर दीजिए, साहब मेरा परिजन या मेरा ये मेरी दुकान, जो जो भी चीज आपको कंपनसेट करानी, आप उसमें लिख के दे दीजिए। फिर मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा, फिर बिना जांच के तो कोई काम होता नहीं। और उनके मिसकंडक्ट की वजह से ऐसा हुआ है, यानी कि ये बवाल जो हुआ है उनके बुरे आचरण के कारण ऐसा हुआ, जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, तो उसके लिए आपको कंपनसेट किया जाएगा बाई स्टेट, ठीक है। डिक्लेयर द पर्सन्स हु हैव सफर्ड इंजरी arising out of by reason of such पुलिस ऑफिसर अदर देन द ऑफिसर मेंशन इन सेक्शन 4। हाँ, इसको छोड़ दो, अब इसका सिनॉप्सिस बनाइए जरा। हम्म 15A का सिनॉप्सिस बनाइए जरा। लगता नहीं मिला, बेचारी ढूंढ रही है अभी। हाँ, चलिए लिखिए, इसका पहले लिखिएगा, एक बार लगा नहीं वो चली जाए कहीं आगे। हेलो। आगे निकल गए ना क्या आप? नहीं नहीं सर, मैं यहाँ नीचे, मुझे लगा कि वो सर से पूछा था आप कि 10 बजे फ्री होंगे आगे फिर नहीं नहीं, ऊपर। ऊपर ऊपर आ जाइए, ऊपर आके बैठिए आराम से। अच्छा अच्छा, मैं सर वाले की शॉप पे थी। नहीं नहीं नहीं, आके अंदर ऊपर आके बैठिए। पहले लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, पहला पॉइंट है।
compensation to the magistrate of district or सब डिविजन, जिले या उपखंड के मजिस्ट्रेट को। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये उपखंड, जिला मजिस्ट्रेट, ये सब टर्म्स से वाकिफ हो ना? अगर कहीं गड़बड़ हो तो बता देना, क्योंकि जब तक सीन नहीं क्लियर होगी मजा नहीं आएगी पुलिस एक्ट पढ़ने में। ठीक है, वो सब भाषा से नहीं, प्रैक्टिकली हमको बताओ कि सब डिवीजन ये होता है ना, ऐसा नहीं, सब डिवीजन तहसील होती है। ठीक है, जिले या उपखंड के मजिस्ट्रेट को प्रतिकर के लिए आवेदन। ठीक है, तहसील का मतलब नहीं होता, वहां पे एक सर्किल होता है। ठीक है, हम मजिस्ट्रेट को प्रतिकर के लिए आवेदन। नेक्स्ट लिखिएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा उद्घोषणा अथवा निर्धारण, डिक्लेरेशन ऑफ असेसमेंट बाय मजिस्ट्रेट, डिक्लेरेशन ऑफ असेसमेंट बाय मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, विधि विरुद्ध जमाव एवं प्रतिकर, अनलॉफुल असेंबली एंड कंपनसेशन, विधि विरुद्ध जमाव एवं प्रतिकर, अनलॉफुल असेंबली एंड कंपनसेशन। प्रतिकर से अभिमुक्ति, एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम कास्ट। प्रतिकर से, प्रतिकर से अभिमुक्ति, एग्जेम्पशन फ्रॉम कास्ट। नेक्स्ट, क्षति की बाबत सिविल वाद का ना चलाया जाना, नो सिविल सूट शैल बी मेंटेनेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी। ठीक, क्या वो नहीं लिख पाएगा? मेंटेनेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी। आईजी है ना, आईजी इलाहाबाद में रहते हैं ना, आईजी इलाहाबाद में रहते हैं। आईजी भी है यहाँ पे, डीआईजी भी है यहाँ पे, एसएसपी भी है यहाँ पे, एसपी भी है यहाँ पे। ठीक है, और डीसीपी भी है यहाँ पे, सब है यहाँ पे। डीजी को छोड़ के सब है करीब के। एसडीओ ही बोला जाता है उसको, एसडीओ। जब वो मैजिस्ट्रियल काम करता है तब वो एसडीएम होता है, अन्यथा वो एसडीओ होता है। ठीक है, एसडीएम एसडीओ दोनों में अंतर होता है। चलिए, हाँ, एसडीएम जरूरी नहीं है कि तहसील में ही, किसी को भी, हाँ वो तो है, कह रहे हैं किसी को बनाया जा सकता, जरूरी नहीं कि तहसील ही हो, जरूरी नहीं है, और कोई दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन अमूमन कोशिश यही की जाती है। जैसे मान लो इलाहाबाद में कितनी तहसील है पता आप लोगों को?
इलाहाबाद में कितनी तहसील है? 9, 8? पक्का? 8 तो नहीं होंगी। तो 8 तहसील है तो 8 एसडीएम होंगे ही होंगे। ठीक है, 8 तहसील है तो 8 एसडीएम होंगे ही होंगे। लेकिन किसी तहसील में जनसंख्या उनकी ज्यादा हो जाती है, तो अब जो एसडीएम होता है वो तो होगा उसी का, लेकिन जो मेंबर ऑफ एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ ले, है कितनी तहसील है? 8 है। अब 12 विधायक होते हैं यहाँ से, तो अब हम एक का फॉर्मेट नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब 12 नहीं 12 विधायक होते हैं, उसका मतलब तहसीलों में जनसंख्या ज्यादा। ठीक है, हाँ। तो अब जितने भी उपखंड, एक खंड होता है प्रदेश का, प्रादेशिक खंड जिसको बोला जाता है, प्रादेशिक खंड में आपका पहला खंड जो होता है वो किसका होता है? प्रदेश का पहला खंड जो होता है, प्रदेश अपने आप में एक खंड है, किसका? देश का। तो हर जगह आप बोल सकते हो देश एक खंड है, किसका? ब्रह्मांड का, विश्व का एक खंड है ना, एक सेक्शन है। फिर एक देश का सेक्शन हमारा राज्य है, एक खंड वो है हमारा डिवीजन। फिर अब उस डिवीजन के फिर 18 डिवीजन हमने कर डाले, मंडल बना डाले। फिर उस मंडल के हमने 75 डिवीजन कर डाले, 75 जिले हो गए। अब उस 75 जिले के हमने 871 खंड कर डाले, ब्लॉक कर डाले 800। तहसील कितनी है उत्तर प्रदेश में? 300 तहसील उत्तर प्रदेश में कितनी है? 334, 331, वैसे हिसाब देख लो। उतने खंड हमने तहसीलों से कर डाले। फिर तो यहाँ पे डिवीजन, तो आप बोलते हैं किस डिवीजन को संभाग भी बोलते हैं, किस डिवीजन से आप आ रहे हो? बोले साहब इस डिवीजन, जो रेलवे को बोला, रेलवे को डिवीजन जो बांटा जाता है, तो कोई आया उसको कह दो बैठ जाए, अंदर बैठा दो, बाहर खड़े कर। 349 है ना, 31 32 पढ़े थे, बढ़ गई होंगी इधर, जब अपने जमाने में पढ़े थे। 349 तहसील है। हाँ मतलब दो कौन सी बढ़लगंज में बढ़ गई क्या? 2 3 तो बढ़ी है इधर। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब इनकी व्यवस्था के लिए, देश की व्यवस्था के चलाने के लिए कौन है? उसका गृह सचिव, जो हम लोग प्रशासनिक में देखेंगे ना, गृह सचिव। फिर उसके बाद राज्य सचिव राज्य का, फिर उसके बाद कमिश्नर मंडल का, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले का, फिर उप जिलाधिकारी जिसको उप खंड मजिस्ट्रेट बोलते हो तहसील का। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लॉक का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। फिर उसके बाद गांव का सेक्रेटरी। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है प्रशासनिक, उसमें जो डेवलपमेंटल होता है, सेक्रेटरी से शुरू होता है और प्रधान सचिव तक जाता है। ठीक, ये व्यवस्था होती है। और राजनीति में ये व्यवस्था होती है, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, भारत सरकार, है ना। विधायक उत्तर प्रदेश सरकार, जिला पंचायत ग्रामीण व्यवस्था। ठीक, समझ में आ गया ना। तो अंचल भी बोलते हैं, जिसे ग्रामीण अंचल बोलते हैं। आप कहाँ के ग्रामीण अंचल का रहने वाला है, तो जोन जोन भी उसको बोलते हैं, किस जोन के हो आप। तो अपने अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं पे जोन में बांट दिया जाता है, कहीं पे डिवीजन में बांट दिया जाता है, कहीं पे उसको विभागीय बोला जाता है, कहीं संभागीय बोला जाता है ना। तो इस तरह से जैसे बिहार में जाओगे तो वहाँ पे अंचल अधिकारी मिलेगा आपको, है ना। अपने यूपी में अंचल अधिकारी नहीं मिलेगा, यहाँ थोड़ा स्मार्ट वाला मिलेगा, डिविजनल ऑफिसर मिलेगा आपको। ठीक है,
जो सर्किल होता है ना, सर्किल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, जिसको यहाँ पे क्षेत्र अधिकारी बोला जाता है, वहां पे अंचल अधिकारी होता है वो, ठीक है। तो ये अपना अपना डिवीजन सरकार का होता है, उस पर डिपेंड करता है कौन सा पद डेजिग्नेट करता है, वो किस पद के लिए वो देता है इस पे। अब आइए, अब 15A में अगर कंपनसेशन की बात हुई है तो पता चला कि ये भी हो सकता है ना कि उसी दिन जिस दिन समस्या क्रिएट हुई है कोई व्यक्ति नेचुरली मौत मर गया, है ना। अब उसके घर वाले बड़े होशियार थे, जानते थे, उन्होंने दंगे के बाद संस्कार वंस्कार कर दिया, उसके बाद जाके एप्लीकेशन दिया, साहब हमारा घर भी देखिएगा तोड़ फोड़ दिया, हमारे पिताजी की मौत हो गई इसी चक्कर में, घायल हो गए थे, फर्जी मेडिकल वेडिकल बनवा लिए, दे दिया। तो अब क्या उनको कंपनसेट कर दिया जाए? तो जांच इसीलिए जरूरी है। तो जो लोग कंपनसेट पाने के अधिकारी हैं या जिनको बताया गया है उस क्षेत्र के निवासियों या भूमि में निवासियों के दुराचरण से पीड़ित हो, यानी आप पड़ोसी से, इसको दूसरे सेंस में इसको ले ले कि वो पड़ोसियों से प्रेरित हो, यानी पर्सन हु सफर ड्यू टू मिसकंडक्ट बाय द रेजिडेंट ऑफ द एरिया और लैंड इन विच, मतलब समझ में आया, उसी क्षेत्र के लोगों से, उन्हीं के मिसकंडक्ट से वो परेशान हो। अब उसी में कुछ ऐसा हुआ कि 4-5 बातों में से अगर कोई बात हो गई, पहली बात तो डेथ, दूसरा ग्रीवियस हर्ट, तीसरा डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, और चौथा अदर लॉस, अदर लॉस हो गया कुछ। तो इस तरह की अगर कोई हानि होती है तो उस डैमेज या इंजरी के 3 महीने के अंदर आपको जिले या जिले के उपखंड के मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करना हो। अब आप एक बात बताए ना, ग्रीवियस हर्ट आपने पढ़ा, ग्रीवियस हर्ट, इसके एलिमेंट बताइए जरा, कितने हैं? पक्का? किस सेक्शन में है ग्रेवियस हर्ट? चौदह क्या है, 114 क्या है? देखिए यही पर 4-5 लोग फेल हो गए प्री में, हाँ ग्रेवियस हर्ट आ गया, फेल हो गए। कोई 17 आ गया, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ ना तुम, कहानी को बता रहे हो। अब इसमें 8 एलिमेंट बता रहे हैं सब लोग, है ना। क्या इसमें सदोष अवरोध है? सदोष अवरोध की हालत में किसी को किया जा सकता है? क्या क्या फिर ऑटो ऑटो गिना डालो हमको। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। टीथ टूथ, दो टूटना जरूरी है। हाँ। और डिसफिगर ऑफ फेस, डिसफिगरेशन में किसी लड़की के चेहरे पे अगर ब्लेड से खींच दिया जाए तो क्या ग्रीवियस हर्ट में आएगा वो?
भाई कट गया यार, परमानेंट है कि लोकेशन है, लोकल है? और अगर टैटू बनवा दिया जाए जबरदस्ती पकड़ के, तब? विद्रूपीकरण? यार उसको तो, या तो कैसे कह सकते हो आप, वो तो खूबसूरती के लिए बनवाया जाता टैटू वैटू। एसिड अटैक नहीं है, एसिड अटैक नहीं है इसमें। लेकिन है नहीं इसमें, है नहीं इसमें, फिर कहाँ पे है वो? इसमें नहीं नहीं, वो तो स्पेशली है, ये कहीं पे एक पॉइंट के रूप में जोड़ा गया है। होता उसमें भी होता है, वो भी आएगा, लेकिन एक एलिमेंट के रूप में जोड़ा गया था वो। कैसे? कैसे? उसमें क्या क्या है, कितने पॉइंट है उसमें? 7 है उसमें, कौन कौन से हैं? हम्म, 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 हम्म। वहां पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, ठीक है, रिस्ट्रेन नहीं है वहां पे भी। तो हिंदी वाले ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले तो समझ लेते हैं, इंग्लिश वाले गलत, हिंदी वाले गलत करके आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आइए। तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, एनी अदर डैमेज आपका हो गया है, तो आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, आपको कंपनसेट करवाया जाएगा। फिर डिक्लेरेशन और असेसमेंट, असेसमेंट समझ रहे हो ना सब लोग? असेसमेंट क्या होता है? किसी चीज का असेसमेंट की हिंदी क्या होती है, जरा शुद्ध हिंदी बताओ। असेसमेंट शुद्ध हिंदी क्या होगी मिस्टर यतिन मिश्रा जी? असेसमेंट अगर मान लो आ गया एक टर्म लिखने के लिए, निम्नलिखित 5 शब्दों का हिंदी रूपांतरण करिए, आएगा इस बार, अभी सिलेबस आने वाला है कल परसों। क्या करोगे? असेसमेंट लिख दिया है, हाँ हाँ, आकलन भी हो सकता है उसका, असेसमेंट इतना आया इसका, लेखा जोखा जिसको बोल सकते हो, ठीक है। तो असेसमेंट अभी आपने कहा, असेस किया आपने कि इतना आपका हो सकता है इसमें, ये एक वो है, ठीक है। नहीं, हाँ, कर निर्धारण का जो होता है ना, निर्धारण लेखा जोखा जो होता है, वही वो निर्धारण करने का। निर्धारण लेखा जोखा मतलब होता है कि इसमें कितना हो सकता है, जैसे एसेस कर लो ना यार, कितना होगा इसमें, एसेस कर लो। हम्म। तो जब मजिस्ट्रेट के सम्मुख पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या को लेके जाता है, यानी कि क्षतिपूर्ति की बात को लेके जाता है, तो मजिस्ट्रेट राज्य सरकार की मंजूरी के बाद, अपने मन से नहीं, नियम में तो है, भेजेगा, लिख के भेजेगा, साहब इतने लोगों का डैमेज हुआ, इतना इतना हुआ, कहेगा ठीक है, असेस करिए, अगर है देने लायक तो दीजिए। मंजूरी से उन व्यक्तियों की घोषणा करता है जिन्हें ऐसे दुराचरण से उद्भूत या उसके कारण क्षति हुई है। द डिक्लेयर द पर्सन हु हैव सफर्ड इंजरी arises out of or in connection with such misconduct। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाने वाला प्रतिकर उसके द्वारा नियत किया जाएगा जिसके द्वारा विवरण विनिर्दिष्ट रहेगा। द कंपनसेशन टू बी पेड टू सच पर्सन शैल बी फिक्स्ड बाय हिम एंड सच डिटेल शैल बी स्पेसिफाइड देयर इन। तीसरा, जब अनुपात सुनिश्चित करना हो या किया जाए तो उसमें वो राशि आवेदक से भिन्न ऐसे
क्षेत्र के उन निवासियों द्वारा भी उस दी जाएगी जो संदाय करने हेतु दायित्व से छूट ठीक पश्चातवर्ती उपधारा के अधीन नहीं दी गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनको उस रेंज से बाहर कर दिया गया था कि भाई इनके ऊपर कंपनसेशन का वो कंपनसेशन नहीं, इनके ऊपर जो पुलिस बल अपॉइंट किया गया है उनके कंपनसेट करने के लिए आपको पे नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है और उनको छूट दी गई है, लेकिन अब उन्होंने ऐसे कृत्य में शामिल होके मिसकंडक्ट किया है, तो वहां पे उनको छूट नहीं मिलेगी। यानी एक जगह तो जहां पे सरकार की जिम्मेदारी थी उसने तो आपको छूट दे दिया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी वहां पे जिम्मेदार हो रही है, आपका आचरण वहां पे उस व्यक्ति को नुकसान करने के लिए दायी है, तो अब आप कितने भी गरीब हो आपको उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन कोई घोषणा या निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी ये राय ना हो कि उसकी क्षति इस प्रकार से क्षेत्र के भीतर अनलॉफुल असेंबली से उत्पन्न हुई थी अतः क्षति कारित हुई थी। No declaration or assessment shall be made by the magistrate under this section unless he is of the opinion that the damage of aforesaid arose from an unlawful assembly within such areas. The damage was therefore caused. ठीक है। अगर अनलॉफुल असेंबली के बिना हुई है तो आपस में मारपीट कर लिए हो तो तब डैमेज देगा, डैमेज क्लेम होगा आपका, नहीं होगा। नेचुरल अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। अननेचुरल मतलब ये होता ना कि कोई कैजुअलिटी हो गई है और आपकी वजह से हुई है, ठीक है, उसमें होता है। या फिर नेचुरली वो होता है, बिजली गिर गई, कभी कुछ और हो गया, तो उस बाढ़ आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में भी होता है। अब आप आपस में भाई भाई लड़ गए, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं परमिट किया गया? भाई भाई लड़ गए, एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला, या भाई ने भाई के किसी ने पड़ोसी ने गांव में आपस में लड़के मार डाला, तो वहां पे क्यों नहीं दिया गया? अगर देना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा? अभी जैसे होता ना कि मरने वाले मृतक आश्रित को एक नौकरी दी जाएगी, ये भी कर दे। जनसंख्या कम करने का सबसे बेस्ट उपाय है। समझ में आई बात? जिसको समझ में आ गई हो तो आ गई, हो कि नहीं आई तो नहीं आई। तो इसलिए इसको प्रमोट नहीं किया गया है। नहीं तो आपस में लोग लड़ाई करते हो, मर जाता, कंपनसेशन मिल जाता, बढ़िया मुझ ऊंची करके टहलता गाँव में। अरे इससे अच्छा क्या, लड़के को नौकरी मिल गई। अभी अगला कह रहा है यार इसको तो ऐसे ऐसे चलो दूसरे को मार डालते हैं, हमको मिल जाएगा इससे, या अपने घर में किसी को मरवा डालते हैं। तो जो होता ना, बहुत से लोग होते हैं। हाँ। फोर्थ पोजीशन क्या है? विधि विरुद्ध जमाव द्वारा क्षति एवं प्रतिकर, इंजरी कॉज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली बाय एनी कंपनसेशन। अब विधि विरुद्ध जमाव आप लोगों को बना किस सेक्शन में? विधि अनलॉफुल असेंबली 190 क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है अनलॉफुल में? हम अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, किस लिए? 5 चीजें क्या है उसमें? सीधी सीधी बात बताए, भारत सरकार, बताया था ना मैंने, राज्य सरकार, संसद, पार्लियामेंट मेंबर, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, इनके कामों में व्यवधान डालने के लिए 5 या 5 से अधिक लोगों द्वारा इकट्ठा होकर कृत्य करना, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आप लोग 189 और 190 भी पढ़ लीजिएगा। ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका? एग्जेम्प्ट।
यहाँ पे भी वही बात है। और यहाँ पे सिविल सूट लायबल नहीं होगा, यानी मेंटेनेबल नहीं होगा, यानी कि आप जाओ कि साहब हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सेक्शन 16 धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन कैसे की जाएगी। जो अब सेक्शन 13 प्रतीक्षा, सेक्शन 13 क्या है? आज इन्हीं को 13, 14 याद हुआ? सभा सेक्शन 13 says that about और 14 में 15A क्या है मिस्टर साकिब? ये कहाँ, रोहित कहाँ गया? 15A क्या है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो ना, अभी तो जस्ट पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। किसके लिए? अफरा तफरी होने पे? बोलो। 15A, 15 क्या है? अब ये बताओ इसमें किसको 15 तक याद है? कोई है? कौन से कहा याद है? चलिए आप बताइए, 1 से 15 तक बताइए। हाँ, डिफिनेशन नहीं है इसमें, डिफिनेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ ऑफिसर साहब। और 8 में सर्टिफिकेट है पुलिस ऑफिसर का, 9 में है कि 2 महीने के लिए या प्रायर परमिशन के बिना पोस्ट छोड़ नहीं सकते, 10 में कि किसी और एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं कर सकता, फ्री रहना है। 11 रिपीट में, 11 नहीं, 12 नहीं रिपीट है, 11 रिपीट है। 12 में रूल मेकिंग पावर है आपकी आईजी की, आईजी 13 तो अभी पढ़े ना। एडिशनल पुलिस फोर्स एट द कॉस्ट ऑफ ठीक, अब याद हो गया ना। अब अंदर की बातें, किस मामले में कौन से केस में कहा गया था। कल कल तो संडे है, परसों ऑब्जेक्टिव के केस लॉ से रिलेटेड, टर्मिनोलॉजी से संबंधित ऑब्जेक्टिव बना के सब लोग लाइएगा, कम से कम 2-2 सवाल लाइएगा, 2-2 सवाल मैच करके, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखते हैं आप लोग कहाँ तक लिखे हो, कहाँ तक पढ़े हो, क्या करो, कैसे बना के लाओगे। जैसे मान लो आपने कहा कि अब अपने हिसाब से आपको बनाना है कि कैटल के अंतर्गत कौन आता है या कौन नहीं आता, अब जैसा आपको लगे बना के लाइए। ठीक है, सब लोग। फिर निम्नलिखित में से किस केस में कौन सी बात कही गई है, निम्नलिखित सेक्शन में कौन सी बात है। अब ये नहीं कि सब लोग आसानी पागे कर, अंदर की बात लिखना है, सेक्शन नहीं लिखना है। ठीक है, सेक्शन नहीं मैच करना, अंदर की बातें उसकी मैच करनी है। सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3, 4, 5, 6 है ना। इधर हम लोगों ने 14 पढ़ा तो उसमें भी सब क्लास है, 15 पढ़ा तो उसमें भी थी, 15A पढ़ा तो उसमें भी है ना, 7 में तो है ही है आपका। तो ये सब डिटेल में अंदर से ऑब्जेक्टिव बना के लाना। ठीक, और जिस दिन खत्म होगा उस दिन टेस्ट होगा, और टेस्ट में जो 100 का होगा, ये 100 नंबर, 100 क्वेश्चन का टेस्ट में जो 98, 97, 95, 95 से 100 के बीच में रहेगा, उसको उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। और ये मेरे साथ नेक्स्ट संडे होगा, नेक्स्ट संडे सब, हाँ सब मिला के। रेगुलेशन में बहुत कुछ नहीं, बस उसमें हमको तरीका आपको बताना है करना क्या है, क्योंकि यही सेक्शन तक ही इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
रेगुलेशन में कुछ चीजें जैसे यही से रिलेटेड है, सीआरपीसी से रिलेटेड, जैसे पोस्टमार्टम कैसे होता है, कहीं पे दंगा हो गया है, कहीं पे अकाल पड़ गया है, कहीं पे बाढ़ आ गई है, तो वहां पे पुलिस का रोल क्या होता है वो करना, वो दिखाना आपको, वो पढ़ाना उसमें। और फोर्स का गठन है, फोर्स का गठन आप लोग उसे पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल होता है पुलिस का वो देखना है। तो पैरा में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो पैरा में लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ पढ़ना है आपको, समझने वाली बातें उसमें नहीं है, बस उसको सीक्वेंस में भिड़ाना है, ठीक। तो ये चीजें समझ में आ रही ना पुलिस रेगुलेशन की, नहीं आ रही? कुछ नया लगा कि पुराने सब लग रहा है? कुछ, सब कुछ तो नहीं लगेगा, कुछ लगेगा। हाँ, सब नया लग रहा तुम। एक पुलिस वाले से ज्यादा समझते हैं हम लोग पुलिस का। पुलिस पुलिस वाले तो बेचारे क्या आज 191 क्या है श्वेता जी? 191 आप क्या बोल रही हो? ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, साइंस वाले सर आएंगे, ठीक है।